नमस्कार, न्यूज़ 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। न्यूज़ 10 में नजर डालेंगे देश और दुनिया की प्रमुख खबरों पर, और जिन प्रमुख खबरों पर हमारी नजर रहने वाली है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की आज और कल करेंगे अध्यक्षता। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना दौरे पर हैं, कोर ग्रुप की बैठक में वो भाग लेंगे। अगर अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात की जाए तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मुलाकात की है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अपनी रूस यात्रा के दौरान, उस पर भी नजर डालेंगे। खेल जगत की खबरें होंगी, साथ ही साथ कारोबार जगत की खबरें होंगी और अन्य खबरों पर भी नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं न्यूज़ 10 में सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की आज और कल करेंगे अध्यक्षता। सम्मेलन में योजनाओं तक लोगों की पहुंच आसान बनाने और सेवा वितरण में गुणवत्ता पर विशेष जोर देने के उपायों पर होगी चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना दौरे पर हैदराबाद में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति पर होगी चर्चा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की मुलाकात। क्रेमलिन में दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर की बातचीत। पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को रूस आने का दिया निमंत्रण। मध्य प्रदेश के गुना में भीषण सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत, 16 जख्मी। मुख्यमंत्री ने घटना की जांच के दिए आदेश। मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने की घोषणा। उत्तर भारत में जारी रहेगा कोहरे का सितम, मौसम विभाग का अनुमान। ठंड नहीं होगी कम, कोहरे की वजह से उड़ानों पर असर, कई ट्रेनें लेट। और क्रिकेट में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीमें होंगी आमने सामने। 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज। एकमात्र टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को मात देने के बाद टीम इंडिया के हौसले बुलंद। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सेंचुरियन टेस्ट मैच में दूसरे दिन दक्षिण अफ्रीका ने बनाए 5 विकेट पर 256 रन। डीन एल्गर ने खेली नाबाद 140 रन की पारी। न्यूज़ 10 में सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन बुधवार को नई दिल्ली में शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का पहला संस्करण 2022 में धर्मशाला में और दूसरा इस साल दिल्ली में आयोजित किया गया था। सम्मेलन में केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों, मुख्य सचिवों और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित 200 से अधिक लोग शामिल होंगे। इस साल सम्मेलन का मुख्य फोकस ईज ऑफ लिविंग पर होगा। कल्याणकारी योजनाओं तक आसान पहुंच और सेवा वितरण में गुणवत्ता पर विशेष जोर देने के साथ सम्मेलन में भूमि और संपत्ति, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और स्कूली शिक्षा जैसे 5 उप विषयों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा साइबर सुरक्षा, उभरती चुनौतियां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर परिप्रेक्ष्य, जमीनी कहानियां, आकांक्षी ब्लॉक और जिला कार्यक्रम, राज्यों की भूमिका, योजनाओं और स्वायत्त संस्थानों का युक्तिकरण और पर विशेष सत्र भी आयोजित की जाएंगे। इनके अलावा नशा मुक्ति और पुनर्वास, अमृत सरोवर, पर्यटन संवर्धन, राज्यों की ब्रांडिंग और भूमिका, पीएम विश्वकर्मा योजना और पीएम स्वनिधि पर भी चर्चा होगी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज तेलंगाना का दौरा करेंगे। अमित शाह हैदराबाद में आज दोपहर राज्य के वरिष्ठ नेताओं के साथ पार्टी की कोर ग्रुप बैठक में हिस्सा लेंगे और संबोधित करेंगे। इसके बाद तेलंगाना में मंडल अध्यक्षों के साथ अमित शाह मुलाकात करेंगे। इससे पहले अमित शाह ने मंगलवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ पश्चिम बंगाल का दौरा किया था, जहां उन्होंने संगठनात्मक बैठकें की थी। मध्य प्रदेश के गुना जिले से भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। यहां यात्रियों से भरी बस की टक्कर डंपर से हो गई है। इस हादसे से बस में आग लग गई और 13 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 16 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। बुरी तरह से झुलसे लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
आशंका जताई जा रही है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। जानकारी के अनुसार बुधवार की रात में बस गुना से आरोन की तरफ जा रही थी। इस दौरान डंपर से टकराने के बाद बस पलट गई और उसमें आग लग गई। बस और डंपर की टक्कर हुई है और उसमें बस जो है गिरी है और उसमें फिर आग लगी है। बाकी विस्तृत जांच के बाद उसमें पता चलता है। अभी हमारा पूरा ध्यान जो है बचाव पर है और किस तरीके से हम डेड बॉडी को रिकवर करके और करें, इस पर अभी हम फोकस। इलाज को लेकर के सभी को जिला अस्पताल में भर्ती, सभी खतरे से बाहर हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुना जिले में हुई बस दुर्घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को बस दुर्घटना में मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता देने के निर्देश दिए हैं। घटना पर दुख जताते हुए उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, गुना से आरोन जा रही बस में भीषण आग से यात्रियों के हताहत होने का समाचार अत्यंत दुखद है। इस हृदय विदारक दुर्घटना से असमय मृत्यु को प्राप्त हुए दिवंगतों के परिजनों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। दुख की इस विकट परिस्थिति में प्रदेश सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। मैंने प्रशासन को घायल यात्रियों के समुचित उपचार की व्यवस्था करने के साथ ही दुर्घटना की जाँच के आदेश भी दिए हैं ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। बाबा महाकाल से दिवंगत आत्माओं की शांति और घायलों की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 5 दिनों की रूस की यात्रा पर हैं। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राष्ट्रपति पुतिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शुभकामनाएं दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी संदेश सौंपा। डॉक्टर एस जयशंकर ने राष्ट्रपति पुतिन को रूसी विदेश मंत्री लावरोव समेत अन्य मंत्रियों के साथ हुई चर्चा के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति पुतिन की सराहना की। First of all, please allow me to convey the personal greetings of Prime Minister Modi, and he has also, through me, sent a letter to you. A letter expressing his thoughts about the state of our cooperation and the progress that we have made in recent days, and I will have the honor to give you the letter. Certainly, Mr. President, he looks forward to visiting Russia next year. रूसी राष्ट्रपति ने कहा, भारत रूस के बीच व्यापार बढ़ रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अगले साल रूस आने का न्योता भी दिया। बातचीत के दौरान रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि वो यूक्रेन संकट और इस संघर्ष से जुड़ी स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी देते रहे हैं और वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा है कि शांतिपूर्ण तरीकों से इस समस्या को हल किया जाए। मुझे अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी को रूस में देखकर खुशी होगी। हम सभी मौजूदा मुद्दों पर चर्चा करने और रूस भारत संबंधों के विकास की संभावनाओं के बारे में बात कर सकेंगे। हमें बहुत काम करना है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उन्हें मेरी शुभकामनाएं दें और हमारा निमंत्रण उन तक पहुंचा दें। हम रूस में उनका इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मॉस्को में रूसी समकक्ष सरगई लावरोव से मुलाकात की। उन्होंने भारत और रूस के बीच मजबूत रिश्तों का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच ये संबंध रणनीतिक और भू राजनीतिक हितों पर आधारित हैं। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक सहयोग, ऊर्जा व्यापार, सैन्य तकनीकी सहयोग और लोगों की आवाजाही में प्रगति को लेकर भी चर्चा हुई। रूसी विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने बहुपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया है। लावरोव ने कहा कि रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने की भारतीय आकांक्षा का समर्थन करता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार अब तक के उच्चतम स्तर पर है और इसमें और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। We've had a very good session of talks. We will be carrying on after this. And I think today what clearly came out was that India-Russia relations remain very steady, remain very strong. They are based on our strategic convergence, on our geopolitical interests, and because they are mutually beneficial.
We spent a lot of time discussing political cooperation with regard to various international issues, including international organizations, BRICS, of which Russia will be the president, SCO, etc. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि हम इस बात पर सहमत हुए हैं कि भारत और यूरेशियन आर्थिक संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत जनवरी में फिर से शुरू की जाएगी। We have agreed that the negotiations between India and the Eurasian Economic Union for a free trade agreement will be resumed in the second half of January this year. On energy, as I mentioned, we have today a very substantial relationship, both in terms of Indian investments in Russia, in oil and gas, which we are seeking to expand. As also in nuclear. Yesterday we signed two important amendments which will take the Kudankulam nuclear power project forward. We also spoke about connectivity from western India through the international north-south transport corridor, also connectivity from eastern India, from Chennai to Vladivostok and the polar route. We discussed various related areas where India's polar capabilities could be enhanced in collaboration with Russia. यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। न्यूज़ 10 में ब्रेक के बाद नजर डालेंगे अयोध्या की तैयारियों पर और विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी खबरें भी होंगी। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला, क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूँ। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेंगे रिटर्न्स। आरबीआई पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूँ। बहुत सही कह रहे हैं आप। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। एनपीएस में सबसे अच्छा फायदा क्या है कि अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉइज को इक्विटी मार्केट का नॉलेज नहीं है, वो भी इसमें बेनिफिट ले सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो फंड होता है फंड मैनेजर मैनेज करता है। एम्प्लॉई अपने हिसाब से अपने सारे रेशियोज को डिसाइड कर सकता है और इसका बेनिफिट ले सकता है। ये सबसे अच्छी ट्रांसपेरेंट मैनर में वे है इसके एनपीएस की। दूसरा है कि आप इसके ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आप रेगुलर अपना मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। ब्रेक के बाद न्यूज़ 10 में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इजराइल दूतावास के पास बम धमाके के बाद जहां दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और NIA मामले की जांच कर रही है, वहीं दूतावास की सुरक्षा को भी बढ़ाया गया है। दिल्ली स्थित इजराइल दूतावास के बाहर बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों के जवान को तैनात किया गया है। मामले की जांच तेजी से चल रही है। CCTV के आधार पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कुछ लोगों से पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही 1 हफ्ते के अंदर दिल्ली आने वाले और इजराइल दूतावास के आसपास उस इलाकों
में रुकने वाले लोगों की सघनता से जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है। और आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अयोध्या की तैयारियों की, जहां 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। तो तैयार है अयोध्या धाम, विराजेंगे रामलला। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का केवल भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल के तीर्थयात्री भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच बढ़ती कनेक्टिविटी से लोगों की आवाजाही में आसानी भी हुई है। पीएम मोदी की मुक्तिनाथ, पशुपतिनाथ, लुम्बिनी और जनकपुर यात्रा के बाद नेपाल के लोगों को भी श्री रामलला के दर्शन की उत्कृष्ट अभिलाषा है। पशुपतिनाथ विकास ट्रस्ट से जुड़े रहे विश्व के एकमात्र संहिता शास्त्री अर्जुन प्रसाद बास्तोला के साथ बात की वरिष्ठ संवाददाता अजय मिश्र ने। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में जो भव्य मंदिर बन रहा है उसमें नेपाल का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि नेपाल माँ सीता की धरती है और नेपाल की धरती से पधारे इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है विश्व के एकमात्र संहिता शास्त्री गुरु अर्जुन प्रसाद बास्तोला जी, जो कि पूर्व ट्रस्टी भी हैं, पूर्व मुख्य ट्रस्टी पशुपतिनाथ विकास ट्रस्ट के। किस तरह से नेपाल के लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं? ये हरिओम, नेपाल के लोग बहुत ही व्यग्रता से भगवान रामलला का मंदिर पूर्ण हो और इसमें जो मोदी जी का उनका विशेष बार बार अयोध्या जाना, मंदिर के निर्माण का निरीक्षण करना और रामलला के प्रति जो माननीय मोदी जी की जो विशेष लगाव है, इसकी वजह से ये मंदिर पूर्ण हो रहा है। जब मंदिर का कार्य रुका था, मैंने दामोदर कुंड के 2 शालिग्राम ला करके 2020 विवाह पंचमी के दिन सत्येंद्र दास जी और चंपत राय जी, अनिल मिश्रा और महाराजा अयोध्या विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र की उपस्थिति में मैंने वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा किया था। उसके बाद में मंदिर का कार्य निर्विघ्न रूप से सुचारू हुआ और मुझे गर्व इस बात का है कि रामायण के स्रोत व्यक्ति ऋषिशृंग ऋषि भी नेपाल के थे और उन्होंने गुरु वशिष्ठ के कहने पर महाराजा दशरथ के लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ करके भगवान राम को अवतरित कराया था। और वही ऋषिशृंग ऋषि ये महाराजा जनक के यहाँ भी जब राम और सीता का स्वयंवर हो रहा था, वो स्वयं उपस्थित थे। तो इससे ये है कि नेपाल और भारत का जो हम लोग बोली चाली की भाषा में बोलते हैं रोटी बेटी का संबंध, वो गाढ़ा है। मोदी जी भगवान पशुपतिनाथ गए, जनकपुर गए, मुक्ति क्षेत्र गए, उसके बाद में भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी भी गए। इस तरह से मोदी जी का प्रयास हमेशा नेपाल और भारत के संबंध हमेशा प्रगाढ़ और सुमधुर रहें, वो प्रयासरत हैं। क्या नेपाल और भारत के बीच में जो कनेक्टिविटी है उसमें भी थोड़ा सुधार हुआ है? अयोध्या से मान लीजिए नेपाल पहुंचना या जनकपुर से अयोध्या पहुंचना कितना आसान हुआ है पहले की अपेक्षा? ये ऐसा है कि ये अटल बिहारी जी के टाइम में ये अयोध्या से जनकपुर एक हाईवे बनाने की प्रस्ताव थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने ज़मीन अधिग्रहण करने नहीं दिया, तो उसके कारण से रुका हुआ था। मोदी जी आने के बाद में ये कार्य संपन्न हुआ। आज अयोध्या से जनकपुर और जनकपुर से अयोध्या उत्तर प्रदेश सरकार की बसें चलती हैं। जब आपने बताया कि मुक्तिनाथ क्षेत्र में मोदी जी गए, उसके बाद भारत से मुक्तिनाथ जाने वालों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई, क्या आपको उम्मीद है कि राम जन्मभूमि बनने के बाद नेपाल से भी लोग आएंगे? तो जैसे मोदी जी मुक्ति क्षेत्र गए और वहाँ से दूरदर्शन ने प्रत्यक्ष प्रसारण किया, उसका प्रभाव ऐसा हुआ कि पहले मुक्ति क्षेत्र को विकट माना जाता था, 200-300 लोग ही रोज़ पहुँच पाते थे। आज जो है 20,000 लोग पहुँच रहे हैं। इसी तरह से राम जन्मभूमि बनेगा तो नेपाल से भी 20,000 लोग आ जाएंगे। तो धन्यवाद गुरु जी वक्त निकालने के लिए, बात करने के लिए। तो स्पष्ट तौर पर नेपाल वासियों को भी अयोध्या में राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण की प्रतीक्षा है और उम्मीद ये की जा रही है कि नेपाल से भी आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी होगी। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज़, दिल्ली। और अब बात साल 2023 में भारत की उपलब्धियों की।
ये साल जरूर है कि खत्म होने को है, लेकिन साल 2023 में अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने ऊंची छलांग लगाई है। नए नए कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। जहां एक तरफ भारतीय वैज्ञानिकों ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार पहुंचकर इतिहास रच दिया, तो वहीं आदित्य L1 के जरिए सूर्य का अध्ययन करने का भी प्रयास किया गया। तो कैसा रहा साल 2023 में अंतरिक्ष का क्षेत्र, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। भारतीय वैज्ञानिकों के लिए ये साल बहुत ही यादगार रहा। साल 2023 अंतरिक्ष की दुनिया में ऐसी कई उपलब्धियां देकर गया जिन्होंने दुनिया भर को भारत की ताकत का एहसास कराया। इसरो ने 2023 में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की, जिनमें चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को आसानी से उतारने वाला पहला देश बनने से लेकर सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला आदित्य L1 को लॉन्च करना शामिल रहा। इसरो ने गगनयान का पहला मानव रहित उड़ान परीक्षण भी पूरा किया। इसके अलावा फिर से प्रयोग की जा सकने वाली प्रक्षेपण यान टेक्नोलॉजी का भी प्रदर्शन किया। आखिरकार दशकों की मेहनत का फल भारत के वैज्ञानिकों को मिल ही गया। इसरो के मून मिशन चंद्रयान 3 की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग सफल रही। भारत ने ये कीर्तिमान रचते हुए चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बन गया। चांद के साउथ पोल पर लैंडर विक्रम की सफल लैंडिंग के बाद उसमें से निकले प्रज्ञान रोवर ने सतह पर 14 दिनों तक रिसर्च का काम किया। रोवर प्रज्ञान के पेलोड ने चांद पर ऑक्सीजन और सल्फर समेत अन्य पदार्थों की मौजूदगी का पता लगाया। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह से 8 सेंटीमीटर की गहराई पर विभिन्न तापमानों का अध्ययन किया। चंद्रयान 3 से मिलने वाले डेटा पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी थी। चांद पर सफलता के तुरंत बाद इसरो ने एक पखवाड़े से भी कम समय में भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला आदित्य L1 को लॉन्च किया। ये धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित L1 यानी लैग्रेंज पॉइंट 1 पर जाएगा। इसी पॉइंट से आदित्य L1 सूर्य की स्टडी करेगा। इसरो का ये मिशन करीब 4 महीने में पूरा होना है। ये मिशन सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना का अध्ययन कर सूर्य के बारे में हमारी समझ को गहरा करने के लिए है। तमाम बाधाओं और चुनौतियों से पार पाते हुए इसरो ने गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट लॉन्च कर इतिहास रच दिया। इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से गगनयान के क्रू मॉड्यूल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसे टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 और टेस्ट व्हीकल डेवलपमेंट फ्लाइट भी कहा जा रहा है। टेस्ट व्हीकल एस्ट्रोनॉट के लिए बनाए गए क्रू मॉड्यूल को अपने साथ ऊपर ले गया। रॉकेट क्रू मॉड्यूल को लेकर 16.5 किलोमीटर ऊपर गया और फिर बंगाल की खाड़ी में सफलतापूर्वक लैंड किया। इसरो ने 29 मई 2023 को भारत का पहला दूसरी पीढ़ी का उपग्रह लॉन्च किया। NVS-01 नामक उपग्रह को इसरो के जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के साथ सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। इस मिशन के लिए प्रयुक्त प्रक्षेपण यान को GSLV F-12 कहा जाता है। गौरतलब है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था पिछले लगभग 10 वर्षों में तेजी से बढ़ी है और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में इसमें और भी अधिक तरक्की देखी गई है। पीएम मोदी द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार शुरू करने के बाद से भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। लगभग 4 वर्षों की छोटी सी अवधि में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2 अंकों से बढ़कर 1180 से भी अधिक हो गई है। अमृतकाल और प्रधानमंत्री के इंडिया एट 2047 के विजन में भी अंतरिक्ष क्षेत्र शामिल है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले वर्षों में जब भारत अपना 100वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा और विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा होगा, तब हमारा स्पेस सेक्टर आसमां की और भी अनंत ऊंचाइयों को छूता नजर आएगा।
अब वक्त है विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी खबरों को देखने का। विकसित भारत संकल्प यात्रा गोवा के पोंडा में पहुंची। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि पार्टी का हर कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 13 प्रमुख कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा है। गोवा में 100% सैचुरेशन ऑफ केंद्र सरकार की योजना और राज्य सरकार की योजना की हम ही दे रहे हैं और माननीय मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का कार्यक्रम स्वयं पूर्ण गोवा के अंतर्गत मोदी जी के 13 फ्लैगशिप प्रोग्राम, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या उज्ज्वला योजना हो, ये सभी कार्यक्रम हर आदमी तक पहुंचाने के, हर घर तक पहुंचाने के लिए द गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ साथ लोक प्रतिनिधि भी जुड़े हुए हैं। चाहे वो काउंसिलर हो, चाहे वो पंच सदस्य हो, सभी हम विश्वास दिलाते हैं कि मोदी जी की गारंटी के साथ साथ हम पूरे गोवा में हर लोगों को हर एक योजना पहुँचाने की हम हमी देते हैं। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें होंगी खेल जगत से जुड़ी हुई और बदलते मौसम की। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 10 के साथ। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काय को घूरता है, टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन है। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा? पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। एनपीएस में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता हूँ और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। ब्रेक के बाद न्यूज़ 10 में एक बार फिर आपका स्वागत और नजर डालते हैं खेल से जुड़ी खबरों पर। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीमों के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज का पहला मुकाबला आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत की नजर घरेलू सरजमी पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे रिकॉर्ड में सुधार करने पर होगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी धरती पर 21 वनडे मैचों में से सिर्फ 4 में ही टीम इंडिया को जीत मिली है। हालांकि हाल ही में टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को मात देने के बाद टीम इंडिया के हौसले बुलंद हैं। और अब बदलते मौसम से जुड़ी खबर। दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का सितम जारी है। बढ़ती ठंड से बचने के लिए बेघर लोग रैन बसेरे का सहारा ले रहे हैं। घने कोहरे के कारण कई इलाकों में विजिबिलिटी काफ़ी प्रभावित हो रही है, जिसके चलते कई ट्रेनों को डायवर्ट किया जा रहा है और कई ट्रेनें अपनी तय सीमा से काफ़ी देरी से चल रही हैं। कोहरे के चलते विमानों की आवाजाही और सड़क यातायात पर भी असर पड़ा है। इसी के साथ न्यूज़ 10 में इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। नमस्कार।